चलिए क्लासेस को कंटिन्यू करते हैं। एपिसोड फर्स्ट में हमने क्वेश्चन नंबर 32 तक देख लिया था और आज नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 33। 32 में हमने सॉल्व किया था, लास्ट क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में कौन भारत में आने वाला यात्री पुर्तगाल देश से नहीं था। ठीक है, तो इसमें हमने बताया था पीटर मुंडी जो था ये ब्रिटिश व्यापारी था। इसमें ऑप्शन सी सही था। अगर आपने एपिसोड फर्स्ट नहीं देखा है तो आप जाके जो है प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। ROE की प्लेलिस्ट बनी है, आपको वहाँ से प्लेलिस्ट मिल जाएगी। इसके अलावा 2013 से लेकर 2021 यानी लास्ट ईयर का चल रहा है PY की सीरीज, सारे हमने GS पेपर फर्स्ट और जनरल हिंदी के PY को सॉल्व करवा दिए हैं। ठीक है, तो बहरहाल क्लासेस को आगे बढ़ाते हैं। PDF अगर आपको चाहिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, आप वहाँ से ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। 36 में क्या पूछा है, सॉरी 33 में क्या पूछा है, 33 को डिस्कस करते हैं। इसमें पूछा है अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस विद्रोह। ठीक है, बनारस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? शुजाउद्दौला, असफुद्दौला, राजा चेत सिंह, ऑप्शन डी राजा महीप नारायण सिंह। तो आपको बताना है कि अंग्रेजों के विरुद्ध जो है बनारस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। तो आप देखेंगे बनारस का नेतृत्व जो किया था वो राजा चैत सिंह ने 1781 में किया था। ठीक है, अंग्रेजों के विरुद्ध जो विद्रोह किया था। ठीक है, इसके अलावा अगर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आपको बताएं तो बनारस को लेकर दो संधियां हुई थी। ठीक है, पहली संधि की बात करें तो 1773 में, दूसरी संधि की बात करें 1775 में हुई थी। और ये आप देखेंगे ये ब्रिटिश सरकार द्वारा ये संधि की गई थी और इसी का विरोध करने के लिए जो है बनारस के राजा चैत सिंह ने 1781 में विद्रोह किया था। इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 34 में क्या पूछा है? इसने पूछा है भारत के कृषि उत्पाद व्यापार व वाणिज्य बिल 2020 में निम्न में किसका उल्लेख नहीं किया गया है? यानी ट्रेड एंड कॉमर्स बिल 2020 जो आया था उसमें आपको बताना है इन चारों में से किसका उल्लेख नहीं किया गया है। आवश्यक वस्तु संविदा कृषि यानी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, ऑप्शन सी न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP, ऑप्शन डी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी यानी APMC मंडी, जिसे हिंदी में कृषि उत्पाद विपणन समिति कहते हैं। तो आपको बताना है कि जो बिल आया था फार्मर प्रोड्यूसर ट्रेड एंड कॉमर्स बिल 2020 में, इसमें से किसका उल्लेख नहीं किया गया है। तो आप देखेंगे किसान की उपज और व्यापार और वाणिज्य संवर्धन सुविधा बिल एक्ट 2020 जो आया था उसके अंतर्गत आप देखेंगे जैसे आवश्यक वस्तु संशोधन एक्ट वो शामिल था, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग शामिल थी, APMC कानूनों में संशोधन शामिल था, लेकिन वहां पर कहीं पर आप देखेंगे MSP से रिलेटेड कोई चर्चा नहीं की गई थी। तो इस पे ऑप्शन सी जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 35 में क्या पूछा है? इसने पूछा है निम्नलिखित में किस राजा यानी किन किन राजाओं ने जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना गया? किसे? हर्षवर्धन, गोपाल, यशोवर्मन, नंदीवर्मन, पल्लव, मल। तो आपको बताना है इन चारों में से किसे जो है जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना गया था। आपको सही कोड का प्रयोग करके आंसर बताना है ABCD में। चलिए इसका आंसर दीजिए। तो जहां तक हर्षवर्धन की बात, तो हर्षवर्धन पर पता ही आपको। यशोवर्मन की जहां तक बात है तो वो चंदेला डायनेस्टी से संबंधित थे। ठीक है, यशोवर्मन। और जहां तक बात है किन राजाओं को प्रत्यक्ष जो है जनता के रूप से चुना गया, तो आप देखेंगे इसमें गोपाल और इसके अलावा नंदीवर्मन जो है, ये दोनों जो है जिन्हें जो है जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना गया था। गोपाल की बात करें तो गोपाल जो है आप देखेंगे बंगाल क्षेत्र के पाल राजवंश से संबंधित थे। ठीक है, यानी पाल राजवंश के संस्थापक थे। नंदीवर्मन पल्लव मल्ल की बात करें तो ये पल्लव शासक थे, दक्षिण भारत में इन्होंने शासन किया था। तो इसमें 2 और 4 सही, यानी ऑप्शन सी इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, बाकी हर्षवर्धन के बारे में आपको पता ही है। क्वेश्चन नंबर 36 की बात करें, ये क्वेश्चन जो है रिपीट हुआ है। इस बार अंतरराष्ट्रीय पूछा है, अगली बार भारतीय पूछा था। तो अंतरराष्ट्रीय आलू केंद्र का मुख्यालय स्थित है लीमा पेरू, शिमला भारत, डेकर सेनेगल, डबलिन आयरलैंड। तो आपको बताना है कि अंतरराष्ट्रीय आलू केंद्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है। जहाँ तक बात है भारत और शिमला की, तो यहाँ पर देखेंगे भारत का केंद्रीय जो है आलू रिसर्च अनुसंधान जो है भारत शिमला में स्थित है, हिमाचल प्रदेश में। अंतरराष्ट्रीय आलू केंद्र की बात करें तो उसका मुख्यालय आप देखेंगे कहाँ पर है, उसका मुख्यालय आपको मिल जाएगा लीमा पेरू में। ठीक है, अगर बात करें यूपी में, जो इसके साथ साथ जो सेंट्रल
आलू रिसर्च है, उसके अलावा 7 जो है क्षेत्रीय जो है आलू रिसर्च सेंटर भी है, जिसमें यूपी की बात करें, यूपी का जो क्षेत्रीय आलू रिसर्च सेंटर है वो कहाँ स्थित है, कानपुर में स्थित है। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 की बात करें, 37 में पूछा है काकोरी षड्यंत्र केस में प्रधान आरोपी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को उत्तर प्रदेश के किस शहर में फांसी दी गई, वाराणसी, गोरखपुर, कानपुर, लखनऊ। तो आपको कुछ करंट न्यूज आपको पता है कि यूपी गवर्नमेंट ने काकोरी कांड की जगह यानी काकोरी षड्यंत्र केस की जगह आप क्या उपयोग करने के लिए बोला है, यानी उसे काकोरी एक्शन उपयोग करने के लिए बोला है। हालांकि काकोरी केस की बात करें तो आपको पता है गांधी जी द्वारा जो है असहयोग आंदोलन जो है उसे वापस ले लिया गया। अचानक वापस लेने से जो क्रांतिकारी थे, उन युवा थे, उनके मन में असंतोष हो गया। फिर उन्होंने क्या किया, 24 अक्टूबर 1924 को जो है आप देखेंगे एचआरए की स्थापना की, यानी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की। और एचआरए को गतिविधि को संचालित करने के लिए उन्होंने 9 अगस्त 1925 को क्या किया, यानी 1 साल बाद जो है काकोरी ट्रेन में लूटपाट की। और जिसके दौरान आप देखेंगे 29 क्रांतिकारियों को यानी 20 क्रांतिकारियों को जो है पकड़े गए, जिसमें जिनको फांसी हुई उसमें अशफाक उल्ला खान, राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, राजेंद्र लहड़ी, इनको जो है फांसी दी गई थी। तो आप देखेंगे जो काकोरी षड्यंत्र केस में प्रधान आरोपी थे पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, इनको जो है आप देखेंगे गोरखपुर में फांसी दी गई थी, ठीक है। इसमें ऑप्शन बी जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 38 में क्या पूछा है, 38 में पूछा है कुछ राज्य के जो है रीजनल जो है मार्शल आर्ट के बारे में दिया गया है। अगर आपने आर्ट एंड कल्चर की जो हमने अभी लेटेस्ट सीरीज ली है जिसमें भारतीय नृत्य कला के बारे में हमने पढ़ा है, अगर आपने उसको नहीं देखा है तो आप जाकर देख सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आपको उससे सॉल्व हो जाएंगे। हमने शॉर्ट नोट्स पढ़ाया है प्रीलिम्स के लिए, आप उसको जरूर देखिएगा। बहरहाल 38 की बात कैसे पूछा है, कलारीपयट्टू, थांग ता, मलखम, गतका उपयुक्त में किन खेलों को खेलो इंडिया यूथ गेम्स में सम्मिलित नहीं किया गया है। आपको सही कोड का उपयोग करके आपको आंसर बताना है। तो आप देखेंगे जो कलारीपयट्टू है ये कहाँ का मार्शल आर्ट है, ये मार्शल आर्ट है केरल का, ठीक है। थांग ता ये भी जो है आप देखेंगे मार्शल आर्ट है मणिपुर का, ठीक है। मलखम में देखेंगे एक ऐसे पिलर होता है उस पर जो है करतब दिखाया जाता है, तो ये एमपी का यानी मध्य प्रदेश का मार्शल आर्ट है। गतका जो है पंजाब का मार्शल आर्ट है, ठीक है। इस प्रकार बात है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में जो है आप देखेंगे तो उसमें कलारीपयट्टू को शामिल नहीं किया गया है। बाकी आप देखेंगे इसमें चारों को शामिल किया गया, 1 2 3 4, ठीक है। तो इसमें आप देखेंगे ऑप्शन डी सही है, 1 2 3 4 चारों को शामिल किया गया है। कलारीपयट्टू केरल, थांग ता मणिपुर, मलखम एमपी का है, गतका पंजाब का है। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स में आप देखेंगे तो चारों को शामिल किया गया है, ठीक है। इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 39 में क्या पूछा है, 39 में पूछा है निम्नलिखित समूहों में कौन अलग है, ठीक है। टोक्यो, लंदन, न्यूयॉर्क, बीजिंग। तो आप अगर कॉमन सेंस लगाएंगे इसको बहुत जल्दी आप सॉल्व कर लेंगे। ये क्या दिए गए हैं, ये चारों जो दिए गए हैं ये राजधानी शहर दिए गए हैं। इसमें आपको बताना इन राजधानी शहर में कौन सा अलग है। जैसे जापान की राजधानी टोक्यो, ठीक है। लंदन जो है यूनाइटेड किंगडम की राजधानी, बीजिंग जो है चीन की राजधानी, न्यूयॉर्क किसी की राजधानी नहीं है, किसी देश की। आप देखेंगे यूएसए की राजधानी क्या है, वाशिंगटन डीसी, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन सी जो हो जाएगा वो सही नहीं है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 40 में क्या पूछा है, 10 दिनों से अधिक दिन तक उपवास करने पर लीवर पर क्या प्रभाव पड़ता है। ऑप्शन 1 लीवर में ग्लूकोज का स्तर कम हो जाता है, ऑप्शन बी लीवर में ग्लूकोज का स्तर अधिक हो जाता है, ऑप्शन सी लीवर में ट्राइग्लिसराइड घटने लगता है, ऑप्शन डी लीवर में ट्राइग्लिसराइड बढ़ने लगता है। तो आपको बताना है कि आप अगर 10 दिन से अधिक उपवास करेंगे तो आपके लीवर पर क्या प्रभाव पड़ेगा, चलिए बताइए। तो अगर आपने 10 दिन से अधिक जो है उपवास रखा, यानी आप लंबे समय तक अगर आप भूखे रहें तो आपके लीवर और किडनी दोनों खराब हो सकती हैं। क्यों खराब हो सकती हैं, उसका कारण है कि आप जब भी आप लंबे समय तक उपवास रहेंगे तो आपके मस्तिष्क में और जो आपका लाल रधिर कणिका है और मांसपेशी है उन ऊतकों के लिए जो है ईंधन के रूप में जो ग्लूकोज चाहिए उसको उत्पन्न करने के लिए लीवर की जो है प्रमुख भूमिका होती है, ठीक है। इसी कारण जो है आप लंबे समय तक भूखे रहेंगे तो ग्लूकोज का स्तर आपके शरीर में कम हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए इसमें सही है।
क्वेश्चन नंबर 41 में क्या पूछा है? 41 पूछा है निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता? ये क्वेश्चन इतनी बार रिपीट हुआ है, अगर आपने लेखपाल की परीक्षा दी होगी, लेखपाल में ये क्वेश्चन आया था, ठीक है, जो लोअर पीसेस द्वारा कराया जाता है, ठीक है। तो आप देखेंगे बलरामपुर, श्रावस्ती, कुशीनगर, लखीमपुर खीरी, तो आपको बताना है इसमें कौन सा नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता। तो आपको कुछ फैक्चुअल जानकारी दे देते हैं, तब तक इसका आंसर दीजिए। यूपी में जो है 9 भारतीय राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है, ठीक है, और यूपी के कुल 7 जिले हैं जो नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं, जिसमें पीलीभीत, लखीमपुर, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजनगर। तो इसमें देखिए कौन सा शामिल नहीं है, तो इसमें देखेंगे कुशीनगर जो है ये शामिल नहीं, ये सीमा जो लगती है कुशीनगर सीमा आप देखेंगे बिहार के साथ लगती है, ठीक है। इस प्रकार इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 में क्या पूछा है? 42 में देखिए लोकगीत दिए गए हैं, आर्ट एंड कल्चर में पढ़ा है, उसी से पूछा गया है, ठीक है। लोकगीत और गायन का अवसर यानी कब गाया था? चैती, कजरी, रसिया, सोहर, आपको बताना है कब गाया जाता है। तो आप देखेंगे चैती जो है, चैती जो है वो यूपी में जो है गाया जाता है, ठीक है। और चैती जो है आप देखेंगे ये एक मौसमी गीत है, ठीक है। इसके अलावा कजरी ये पूर्वी उत्तर प्रदेश में फेमस है, तो ये कब गाया जाता है? ये विवाह और मौसमी गीत है, ठीक है। रसिया की बात करें, रसिया जो है ये आप देखेंगे यूपी के ब्रज क्षेत्र में जो है ये फेमस है, और रसिया देखेंगे कब गाया जाता है? ये ब्रज का लोकगीत है। सोहर आप देखेंगे लगभग जो है बिहार में और पूर्वी उत्तर प्रदेश में ये जो है एक संस्कार गीत है। तो इस प्रकार इसमें देखेंगे 42 में आपको देखेंगे ऑप्शन ए सुमेलित हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के निम्नलिखित गवर्नरों पर विचार कीजिए, उन्हें सही क्रोनोलॉजी में व्यवस्थित करना है। डॉक्टर सी रंगराजन, डॉक्टर आई.जी. पटेल, डॉक्टर डी सुब्बा राव, डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो आपको ईयर वाइज ये क्रोनोलॉजी में आपको सही से बताना है। तो आरबीआई के बारे में कुछ फैक्चुअल जानकारी आपको बताते हैं। जैसे आरबीआई का जो आपसे पूछा जाए पहले गवर्नर कौन थे, तो आपका पहले गवर्नर आपको ध्यान रखना है 1937 तक जो पहले गवर्नर थे ओसबोर्न स्मिथ थे, ठीक है, ओसबोर्न स्मिथ। अगर आपसे पूछा जाए पहले भारतीय गवर्नर कौन थे, तो सीडी देशमुख, ये तो आपको पता ही होगा। अब इनका कार्यकाल की बात की जाए 1943 से 1949 तक थे। अब बात करते हैं ऑप्शन में। इसके बाद बात करें तो आई.जी. पटेल जो थे इनका नंबर जो है पहले आएगा। आई.जी. पटेल का जो कार्यकाल था वो होगा 1977 से 1982 तक, ठीक है, 1982। इसके बाद आएंगे मनमोहन सिंह। डॉक्टर मनमोहन सिंह का जो कार्यकाल था आप देखेंगे वो 1982 से लेकर 1985 तक भारत के जो है क्या थे? गवर्नर जनरल थे, सॉरी आरबीआई के गवर्नर जनरल थे। डॉक्टर डी सुब्बा राव की बात करें तो इनका कार्यकाल देखेंगे सबसे लास्ट में था, ये 2008 से लेकर 2013 तक थे। इसके पहले जो है सी रंगराजन थे। सी रंगराजन जो है ये 1992 से लेकर ये थे 1997 तक इनका कार्यकाल था। तो इस प्रकार क्रोनोलॉजी में देखेंगे तो इसमें जो देखेंगे कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, इनके क्रोनोलॉजी मैंने बता दिया। लास्ट में डॉक्टर सी सुब्बा राव थे, और प्रेजेंट में आप देखेंगे शक्तिकांत दास हैं, ठीक है, भारत के गवर्नर जनरल। अब देखिए एक कथन पूछा है इसमें, जा दिन जन्म भयो स्पेस का धरती धसी अढ़ाई हाथ। उपयुक्त जो लोकगीत का संबंध उत्तर प्रदेश के किस ऐतिहासिक विभूत से है? विद्याधर, माहिल, आल्हा, परमार्दी। तो आप देखेंगे यूपी पीसीएस आरओ 2021 में जो है महोबा या बुंदेलखंड का रीजन जो है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं कि यूपी का महोबा रीजन जो बुंदेलखंड का रीजन है आल्हा उदल की वीर गाथाओं के लिए फेमस है। तो इसमें जो है आल्हा ऑप्शन सही है। आल्हा का जो है इसमें खाली स्थान पर भरा जाएगा, जा दिन जन्म भयो आल्हा का धरती धस अढ़ाई हाथ, ठीक है, आल्हा इसमें फेमस है। क्वेश्चन नंबर 45 की बात करते हैं, ठीक है। 45 में क्या पूछा है? 45 में उत्तर प्रदेश के विभिन्न स्थानों में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन के संदर्भ में आपको मिलान करना है। स्थान दिया गया है, वर्ष दिया गया है,
मेरठ, कानपुर, लखनऊ, बनारस। आपको सही क्रोनोलॉजी में व्यवस्थित करना है, ठीक है। तो चलिए बताइए मेरठ अधिवेशन कब हुआ था। तो मेरठ अधिवेशन आप देखेंगे 1946 में हुआ था, ठीक है। कानपुर अधिवेशन देखेंगे तो 1925 में हुआ था। लखनऊ अधिवेशन देखेंगे तो 1916 में हुआ था। बनारस अधिवेशन 1905 में हुआ था, ठीक है, बंगाल विभाजन के बाद, ठीक है। तो इसमें जो है ऑप्शन सी सही हो जाएगा। समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन पूछा गया, नदी जल प्रदूषण मापा जाता है, ठीक है। इसके पहले वाले में पूछा था सीबीडी, ठीक है, सीबीडी में क्या मापा जाता है, ठीक है। तो अब ऑप्शन चेंज कर दी, अब पूछ रहा है नदी का जल प्रदूषण मापा जाता है। तो नदी का जल प्रदूषण में जल में घुली क्लोरीन की मात्रा मापी जाती है, जल में घुली ओजोन की मात्रा मापी जाती है, जल में घुली नाइट्रोजन की मात्रा मापी जाती है, जल में घुली ऑक्सीजन की मात्रा मापी जाती है, ठीक है। तो इसमें देखेंगे नदी जल प्रदूषण में क्या मापा जाता है, जल में घुली ऑक्सीजन की मात्रा मापी जाती है, यानी जो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है वो मापा जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार इसमें ऑप्शन डी जो हो जाएगा सही हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, बस पूछने का तरीका चेंज कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 47 ने क्या पूछा है, उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में कार्यबल कितना प्रतिशत है, ठीक है। ऑप्शन ए बी सी डी में आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में वर्क फोर्स कितना प्रतिशत है। चलिए आंसर दीजिए। तो उत्तर प्रदेश जो है, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या अगर बात करें, भारत की जनसंख्या लगभग 16.17% है, ठीक है। इसमें यूपी की जो श्रमिक जनसंख्या है वो है 23.7%, जिसमें अगर बात करेंगे 65.9% जो है किसान है। इसके अलावा हम बात करेंगे 5.6% जो है औद्योगिक मजदूर है। तो इसमें ऑप्शन बी जो हो जाएगा सही हो जाएगा। और यूपी की परचेजिंग पावर जो है कैपेसिटी कितनी है, वो 13,265 रुपये जो है प्रति व्यक्ति है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48 में पूछा है, भारत का पहला रबर टायर आधारित मेट्रो कहाँ बनाया जा रहा है, अहमदनगर, सूरत, बड़ौदा, नासिक। तो आपको बताना है कि भारत का पहला टायर आधारित मेट्रो कहाँ बनाया जा रहा है। जो ट्रेडिशनल मेट्रो होते हैं आप देखेंगे उस पर लोहे की पटरियों पर चलता है, और एक कॉन्सेप्ट लाया गया है मेट्रो नियो, ठीक है। मेट्रो नियो क्या होगा, वो सड़क पर चलेगा, उसमें जो है पटरी पर, लोहे की पटरी पर नहीं बल्कि सड़क पर चलेगा, उसमें जो है टायर का इस्तेमाल किया जाएगा। और पहला प्रयोग आप देखेंगे महाराष्ट्र के नासिक में किया जा रहा है। इसमें ऑप्शन डी जो है सही है। क्वेश्चन नंबर 49 में क्या पूछा है, इसने पूछा है मकड़ियों द्वारा उत्पादित रेशम कहलाता है टसर रेशम, गोसमर रेशम, मूगा रेशम, अहिंसा रेशम। तो आप देखेंगे अहिंसा रेशम का मतलब होता है, आप देखेंगे रेशम का जो पहली बात आपको पता है रेशम कैसे निकाला जाता है। तो रेशम देखेंगे एक कोकून जो है कीट होता है, ठीक है, कोकून पालन किया जाता है, रेशम कीट पालन किया जाता है, वो उसके द्वारा जो है रेशम निकाला जाता है। तो रेशम जो है दो प्रकार से निकाला जाता है, एक तो रेशम जो है जब रेशम कीट होते हैं उनको जो है उबाल कर निकाला जाता है, दूसरा होता है उनको उबालना है जब वो खुले होते हैं तो उनके मुंह से जो है रेशम जो है निकाला जाता है। तो अहिंसा रेशम देखेंगे तो उनको उबाला नहीं जाता है बल्कि उनके मुंह से जो है रेशम निकाला जाता है, उसे अहिंसा रेशम कहते हैं। लेकिन मकड़ियों द्वारा उत्पादित रेशम को क्या कहते हैं, इसे गोसमर रेशम कहते हैं। मूगा रेशम आप देखेंगे तो मूगे से निकाला जाता है, ठीक है। टसर रेशम भी एक प्रकार का रेशम है। तो इसमें जो ऑप्शन सही होगा, इसमें गोसमर सिल्क जो है सही हो जाएगा, जो प्रोड्यूस किया जाता है स्पाइडर से, ठीक है। अहिंसा रेशम के बारे में आपको पता चल गया, नाम से ही पता चल रहा होगा कि रेशम निकालने के लिए कोकून में उनको उबाला नहीं जाता, डायरेक्ट जो है जब उनकी आंखें खुली होती हैं और जब उनके मुंह खुले होते हैं तो उनके मुंह से जो है वो रेशम जो निकलता है उसी से जो है निकाला जाता है। और कई जगह ये इंडस्ट्री में यूज भी किया जा रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50 में क्या पूछा है, निम्नलिखित युग्मों में कौन सा एक सुमेलित है, चुकंदर, शहद, कपास, दुग्ध। आपको बताना है कौन सा जो है सही है। चुकंदर से चीनी, शहद में ग्लूकोज फ्रुक्टोज होता है, कपास में सेलुलोज होता है, दुग्ध में लैक्टोज होता है। तो आपको बताना है कौन कौन सा ऑप्शन इसमें सही उत्तर सुमेलित है, आपको सही कोड का उपयोग करके बताना। चलिए इसका आंसर बताइए। तो आप देखेंगे चुकंदर से चीनी बनाई जाती है, शहद में ग्लूकोज फ्रुक्टोज पाया जाता है, कपास से सेलुलोज, ठीक है। इसके अलावा दुग्ध में लैक्टोज प्रोटीन पाया जाता है, जिसमें जो है ऑप्शन डी सही है। 1 2 3 4 यानी चारों जो है ऑप्शन सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51 में देखिए क्या पूछा है, आर्ट एंड कल्चर से क्वेश्चन पूछा है, रॉक स्ट्रक्चर से, स्थापत्य कला की बात कर ले उससे पूछना। कानपुर उत्तर प्रदेश में स्थित भीतरगांव मंदिर निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही। ऑप्शन 1, इस मंदिर का निर्माण 5वीं सदी ईस्वी से 6वीं सदी के मध्य हुआ। ऑप्शन 2, ईंटों से निर्मित यह भारत का प्राचीनतम मंदिरों में से एक है। दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर आपको बताना है। A B C D दिया गया है, आपको बताइए
इसमें जो है कानपुर में स्थित उत्तर प्रदेश में जो है भीतरगांव मंदिर के बारे में आपको बताना है। तो आप देखेंगे जो भीतरगांव मंदिर है जो कानपुर में स्थित, पूरी तरह जो है देखेंगे ईंटों से निर्मित मंदिर है। ठीक है, ईंटों से निर्मित मंदिर सबसे प्राचीनतम जो है स्रोत है। ठीक है, इसके अलावा देखेंगे भीतरगांव मंदिर जो है ये गुप्त काल में बनाया गया था। ठीक है, तो इसमें जो है ऑप्शन सी सही है, यानी दोनों सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन में राज्य दिया गया है, गर्म झरने दिए गए, आपको बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए में हिमाचल प्रदेश मणिकर्ण, ऑप्शन बी उड़ीसा ताप्तपानी, ऑप्शन सी महाराष्ट्र वजेश्वरी, ऑप्शन डी गुजरात नारायणी। तो आपको बताना है कौन सा जो है हॉट स्प्रिंग सुमेलित नहीं है। तो हॉट स्प्रिंग क्या होता है? हॉट स्प्रिंग आप देखेंगे तो पृथ्वी के अंदर जो रेडियो एक्टिव मटेरियल होते हैं, जहाँ पर ज्वालामुखी घटना नहीं होती है, तो वहाँ पर जो है क्योंकि हर जगह आप कुछ न कुछ रेडियो एक्टिव मटेरियल हैं, तो उन्हीं के सोर्स से जो भाप निकलता है, तो वो जलाशय जो होता है वो जो है वो क्या करता है, एक हॉट स्प्रिंग का काम करता है, यानी भूतापी ऊर्जा से उसको एनर्जी मिलती है। ठीक है, तो वो क्या होती है, हॉट स्प्रिंग होती है, इसे हॉट स्प्रिंग कहा जाता है। और अक्सर माना जाता है कि ये जो है मेडिसिन का काम करता है, यानी इसमें नहाएंगे तो चर्म रोग वगैरह भी इसमें आपको काम देगा, और इसमें जो है सल्फर की मात्रा जो है पाई जाती है। बहरहाल आपको बताना है कि इसमें जो है गर्म झरने में कौन सा सुमेलित नहीं है। तो आप देखेंगे ऑप्शन डी इसमें सुमेलित नहीं, गुजरात में नारायणी झरना स्थित नहीं, बल्कि नारायणी झरना राजस्थान में स्थित है। ठीक है, राजस्थान में स्थित है। गुजरात में कौन कौन सा झरना स्थित है? तो आप देखेंगे तुआ और उनाई जो है हॉट स्प्रिंग जो है गुजरात में स्थित है। ठीक, नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 53 में क्या पूछा है, मोनोक्लाइमेक्स एकल चरम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ऑप्शन ए एफ वाई क्लेमेट्स, ऑप्शन सी सी पार्क, ऑप्शन सी डी वी अगर, ऑप्शन डी एस जे ग्रूल्ड। अब समझ नहीं पा रहे ये क्वेश्चन क्यों पूछा गया। ठीक है, लेकिन अब क्वेश्चन पूछा है तो इसका आंसर बताने पड़ेगा। तो मोनोक्लाइमेक्स या जिसे कहते हैं जलवायु का चरमोत्कर्ष सिद्धांत कहते हैं, उसे फेडरिक जो है क्लेमेंट्स ने दिया था। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसके अलावा सीसी पार्क की बात करें, सीसी पार्क जो है ये क्या थे, पर्यावरणीय भूगोलवेत्ता थे। टीवी आगर की बात करें, ये जूलॉजिस्ट थे। ठीक है, इससे ज़्यादा इस पर चर्चा करने का कोई फायदा है नहीं, क्योंकि हर एग्जाम में ऐसे एक दो क्वेश्चन आ ही जाते हैं। 54 की बात करें, इसने 54 में पूछा है, उत्तर प्रदेश डिफेंस कॉरिडोर में निवेश करने के लिए अगस्त 2021 में किस सरकारी उद्यम ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया था? ऑप्शन ए भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, ऑप्शन बी भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, ऑप्शन सी हिंदुस्तान पावर लिमिटेड, ऑप्शन डी मिस धातु निगम लिमिटेड। तो आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश का जो डिफेंस कॉरिडोर होता है उसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए अगस्त 2021 में जो है किस सरकारी उद्यम ने के साथ समझौता हुआ था। ठीक है, तो आप देखेंगे उसमें भारत डायनेमिक्स लिमिटेड था, इसके साथ जो है 2021 में समझौता हुआ था उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो इसमें कुछ यात्रियों का नाम दिए गए हैं, उसमें बताना कौन सा सुमेलित नहीं है, और इन सब यात्रियों ने भारत में भ्रमण किया था। ठीक है, फाहियान, वेनसांग, इत्सिंग, अल मसूदी। अल मसूदी की बात करें तो ये अरब यात्री था, बाकी ये सब जो है चीनी यात्री थे। तो आप देखेंगे इसमें जो है ऑप्शन सी सुमेलित नहीं, इत्सिंग। इत्सिंग का जो आप देखेंगे, इत्सिंग जो है 671 से लेकर जो है ये 695 के बीच जो है भारत आया था। ठीक है, ठीक है, 671 से 695 बीच भारत की यात्रा की थी। तो ऐसे फैक्चुअल क्वेश्चन जो है आर जैसे एग्जाम में ही पूछे जा सकते हैं। इसमें ऑप्शन सी जो है सही है। क्वेश्चन नंबर 56 में क्या पूछा है, इसने पूछा है निम्नलिखित में किसे गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था? बाला, लहना, मर्दाना, श्रीचंद। तो आपको बताना है किसे जो है गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। गुरु नानक जो थे वो सिख धर्म के पहले गुरु थे। ठीक है, और दूसरे गुरु जो थे वो गुरु अंगद थे। और अंगद का जन्म की बात करें, अंगद का जन्म जो है, जन्म के समय इनका नाम, अंगद गुरु जी का नाम क्या था? लहना था। ठीक है, और इनका जन्म जो है पंजाब क्षेत्र के हरी के गांव में हुआ था। तो लहना को जो है गुरु नानक देव ने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। ठीक है, और 10वें गुरु जो है, अभी तक 10 गुरु हुए थे, 10वें गुरु जो है गुरु गोविंद सिंह जो है 10वें गुरु हैं। ठीक है, इसमें ऑप्शन बी जो है सही है। 57 में क्या पूछा है, 57 में युद्ध दिया गया है, उनका वर्ष दिया गया है, आपको मिलान करना है। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, द्वितीय आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध। आपको मिलान करना है। आप देखेंगे द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो मंगलेवर संधि के साथ समाप्त हुआ था। ठीक है, इसका मिलान हो जाएगा 1780 से 1784। ठीक,
इसके अलावा द्वितीय आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध की बात करें तो ये ब्रिटिश सरकार और फ्रांस के बीच हुआ था, जो फ्रेंचिस थे उनके बीच हुआ था। ये युद्ध जो है आप देखेंगे तो 1750 से 1554 के बीच चला था। इसके अलावा दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध की बात करें तो ये बेसिन की संधि के साथ समाप्त हुआ था। ये स्टार्ट हुआ था 1803 से 1805 के बीच। द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध की बात करें तो एक गंडमा की संधि हुई थी, ठीक है, और ये चला था 1878 से 1880 के बीच। यानी कहने का मतलब आप देखेंगे इसमें जो है ऑप्शन ए जो है सही हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 58 में क्या पूछा है? इसमें पूछा है निम्नलिखित भारतीय नगरों में मरीन बस्तियों यानी स्लम के प्रतिशत 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम रहा है। तो आपको पता है 2011 की जनगणना के अनुसार जो ऑप्शन दिए गए अहमदाबाद, जयपुर, लखनऊ, बेंगलुरु, इन जिलों में या इन स्थानों पर किसमें जो है स्लम का परसेंटेज सबसे कम रहा है। तो आप देखेंगे अहमदाबाद में, ठीक है, इसमें स्लम का परसेंटेज सबसे कम रहा है, स्लम कम देखने को मिला। क्वेश्चन नंबर 59 में क्या पूछा है? 59 पूछा है नीचे दिए गए शब्दों का शब्दकोश के अनुसार, ठीक है, यानी वर्ड अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी, शब्दकोश के अनुसार उस शब्द को ज्ञात कीजिए जो शब्द के ठीक दूसरे स्थान पर आएगा। ठीक है, कंक्लूजन, कंसंट्रेट, कॉन्फिडेंस, काउंट। तो आप देखेंगे जो दूसरे स्थान पर आता है इसमें देखेंगे कंसंट्रेट, दूसरे स्थान पर आएगा कंक्लूजन। ठीक है, कंक्लूजन में देखेंगे तो ये सब जो है दूसरे स्थान पर आता है डिक्शनरी में। ठीक है, इसमें ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 60 में क्या पूछा है? 60 में पूछा है भारतीय नीति आयोग द्वारा प्रकाशित एसडीजी इंडिया इंडेक्स डैशबोर्ड 2020-21 के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा राज्य सतत विकास लक्ष्यों से संबंधित अपने प्रदर्शन में शीर्ष 10 राज्यों में सम्मिलित नहीं है? पंजाब, उत्तराखंड, सिक्किम, गोवा। तो आप देखेंगे ये एसडीजी नीति आयोग द्वारा जो है जारी द्वितीय संस्करण था 2020-21 में। इसमें जो शीर्ष 5 राज्य थे उसमें केरल, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, पहले पे केरल था, दूसरे पर हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, तीसरे पे देखेंगे आंध्र प्रदेश, गोवा, कर्नाटक, उत्तराखंड था, चौथे पे आप देखेंगे सिक्किम था, पांचवें पे देखेंगे शीर्ष जो है महाराष्ट्र थे। लेकिन आप देखेंगे इसमें जो है शीर्ष 10 राज्यों में आप देखेंगे कोई पंजाब का नाम नहीं आया, तो इसमें ऑप्शन ए जो है सही हो जाएगा, इसमें पंजाब शामिल नहीं था। क्वेश्चन नंबर 61 में क्या था? काशी लालिमा निम्नलिखित में किस प्रकार की फसल की प्रजाति है? गाजर, भिंडी, प्याज, टमाटर। तो इससे भी जो है इसके पहले गाजर के बारे में पूछा था, ठीक है, आई थिंक 2015 में जो एग्जाम हुआ था, 14 में पूछा था, गाजर की प्रजाति के बारे में पूछा था। इसके बाद 2021 में पूछा है कि काशी लालिमा किस प्रकार की फसल है। तो आप देखेंगे काशी लालिमा एक भिंडी की जो है एक जो है प्रजाति है। ठीक है, तो इसमें जो है ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड 4 में, आगे क्लास कंटिन्यू करेंगे। अगर आपने पहले के एपिसोड नहीं देखे हैं तो आप ज़रूर देखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक आप लोग अपनी हेल्थ का ध्यान रखिएगा।